कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा, जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा, जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है, खाली देखा उस भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन झूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नयना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नयना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। गुड मॉर्निंग सिंपल टिप्स, गुड मॉर्निंग रामदेव ईशा, गुड मॉर्निंग एम, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग सागर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग सर। आंसर में बहुत सारे केस लो हैं, केस लो के नाम याद ना आए तो क्या करें। तो नाम याद करने की जरूरी भी नहीं है, आपको मैंने पहले भी कहा था नाम याद करने जरूरी भी नहीं है, ये बात ध्यान दो। नाम याद करने जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। बस तुम्हें याद होना चाहिए कि ऐसा कोई केस लो था। ऑब्वियस सी बात है, जैसे बचपन से लिखते आ रहे हैं एज पर द रेलिवेंट केस लो, तो हमें वही लिख के आना है बस, ठीक है ना। तो केस का नाम गलत नहीं लिख के आना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको केस का नाम जरूर लिख के आना है, ठीक है ना। अगर नहीं है, प्रोविजन याद है तो भी काम चलेगा, ये बात ध्यान दो जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। एक बच्चे का डाउट आया था लास्ट क्लास में, मतलब मेरे को व्हाट्सएप आया था कि सर ये वाला जो क्वेश्चन बी दिया था ना, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर बी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। और आई थिंक आप सबने वो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, उसके आंसर आपने एक बार चेक किए होंगे। आई होप आपको आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। मैंने आपको फिर भी कहा था कि अगर किसी आंसर में डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक तो अभी हमें ये करना है, उसके बाद ना फिर जितने भी सेक्शंस हमारे हो चुके हैं, सेक्शन नंबर 22 तक हमने कल किया था, इवन 22 तक मिनी 23 तक हमने कंप्लीट किया था। तो 23 तक के जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहां पर फ्रेम किया है। तो एक बार फटाफट से वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, ताकि कम से कम मन में ये एश्योरिटी हो कि हम सेक्शन 23 तक सारे प्रोविजन भी रिवाइज कर चुके हैं, उसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हम यहां पे कर चुके हैं, ठीक है। एक सेक्शन 15 हमारा बैलेंस बचा हुआ है, सेक्शन 15 हम आज वाली क्लास में ही रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हमारा 21 एंड 24 बचेगा, वो सीओसी वाला बचेगा जी। सर केस लॉ का नाम ना लिखने से मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्या? हाँ, आधा नंबर, बिल्कुल जी, आधा नंबर कट सकता है, ठीक है ना। गलत लिखने से पूरा कट जाएगा, गलत लिखने से, अगर गलत लिखोगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं लिखोगे तो आधा या एक नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन था, एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या था जी। क्वेश्चन ये था, वो कह रहा है अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP इन ABC लिमिटेड अंडर IBC ए कंप्लेंट वाज फाउंड टू बी पेंडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 अगेंस्ट मिस्टर एक्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड। ये ABC लिमिटेड के चेयरमैन है और MD है, ठीक है। इन द मैटर NCLT also approved the resolution plan with a change in the management and control in the company, ठीक है। Thereupon Mr. X sought to quash the prosecution under the 138 of the negotiable instrument 1938 in terms of protecting available to him under section 14 of IBC। है झूठा कहीं का। Discuss the possibility of getting the above said prosecution quash citing relevant case law under the IBC। पहली बात तो ये समझ लो मेरी बात को, ये बात सही नहीं है जी, ये बात सही नहीं है। ये बात सही क्यों नहीं है जी? ये बात सही इसलिए नहीं है कि पहली बात तो सेक्शन 14 मोरेटोरियम जो है वो कॉर्पोरेट डेटर पे लगता है, आपको मैंने पहले भी कहा था, किसी इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं लगता,
ना वो गारंटर पे लगता है। अब ये कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का मैनेजर है, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो वो थोड़ा मोरिटोरियम में रुक जाएगा। कंपनी के अगेंस्ट आप कोई केस नहीं कर पाओगे, मोरिटोरियम उसको प्रोटेक्शन देता है। बट यहां पर इस पर्सन को, जो चेयरमैन है या एमडी है, उसको प्रोटेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 14 नहीं देता है। सिंपल सी बात है, सेक्शन 14 मोरिटोरियम एप्लीकेबिलिटी ऑन कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर कुछ नहीं कर पाएगा, बट जो उसका चेयरमैन है या उसका एमडी है, उस पर्सन पे बात ध्यान देना, उस पर्सन के ऊपर कोई भी मोरिटोरियम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो जो ये कह रहा है ये गलत कह रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है जो गलत कह रहा है, कोई नोटिस क्वैश नहीं होगा, ये प्रोसिक्यूशन के लाइबल है, इसको पेनल्टीज जो है वो देनी पड़ेंगी, ये उससे बच नहीं सकता। डायरेक्टर या जो ये अपना चेयरपर्सन है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि सेक्शन 14 इस पर्सन पे नहीं लगता, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी। तो ये इसका आंसर बस लिख के आना है। अगर आप इसका आंसर अब चेक करोगे यहां पर बी, तो वो यही बोलेगा जी। आप एक बार चेक करो, सेक्शन 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डिटेल द मोरिटोरियम प्रोटेक्शन गिवन टू द कॉर्पोरेट डेटर। द एंटायर period of CIRP is covered under this moratorium during all suit, legal proceeding and recovery action against the corporate debtor are held in abeyance to give time to corporate debtor to resolve its status. However, the proceeding in moratorium do not include criminal prosecution. ठीक है, इन मिस्टर अजय कुमार बिश्नोई वर्सेस टैप इंजीनियरिंग एंड अदर्स, इसमें लिखा था कॉर्पोरेट डेटर underwent insolvency resolution while a complaint were pending under 138 of the Negotiable Instrument Act. Further, during the time a resolution plan of the CIRP was approved with a change in management and control, the MD of the erstwhile corporate debtor sought to quash the prosecution under 138. In the view approval of resolution plan, the High Court confirmed that moratorium under section 14 of the IBC prohibit proceeding, but such proceeding do not include criminal prosecution. Obvious सी बात है। फिर उसके बाद उसने एक जजमेंट का नाम यहाँ पे और दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया, वंस ए मोरिटोरियम इज इम्पोज अंडर आईबीसी एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इज नॉन, मतलब डज नॉट एक्सिस्ट। वही सेम बात कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे दोनों केस लोग कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी के अगेंस्ट मोरिटोरियम है बट क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर द इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक कैन बी said to be the covered by moratorium under section 14 of IBC. The Supreme Court after exhaustively dealing with various provisions of IBC and judicial pronouncement authoritatively held that proceeding under 138 of negotiable instrument act against the corporate debtor were cover under 14(1), मतलब वो 14(1) में कवर है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मोरिटोरियम पीरियड as envisages under 14 of IBC, proceeding of check dishonor which are quasi criminal in nature would be liable to stay once of the reason for a finding was that is proceeding for dishonor of check. The corporate debtor, if convicted, may be directed to pay compensation which can amount to twice the amount of check which has bounced. Accordingly, payment of such compensation would in fact lead to depletion of the assets of corporate debtor, thereby directly impacting of CIRP. Once clarification provided by Supreme Court in the above case that the moratorium would be applicable to the corporate debtor, but that would not absolve the director, person in charge, and the responsible for the conduct of business of the corporate debtor from being prosecuted from offense and dishonor. फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला जी, was concerned with a case law that managing director of a company for which the resolution plan was approved by NCLT sought to seek his discharge from the proceeding under 138 of Negotiable Instrument Act. The seminal questions law framed by Supreme Court was whether after the approval of resolution plan of corporate debtor, the managing director who signed the check would stand discharged from the penal liability of section 138. Supreme Court ने आंसर दिया नेगेटिव and held that person who has signed the check was continue to remain liable. पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है भाई साहब, पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। पहले उसने कई सारे केस लॉ के नाम बताए, फिर उस केस लॉ में लिखा कि भैया मोरिटोरियम सेक्शन 14 जो है वो कॉर्पोरेट डेटर पे है। फिर उसने बोला कि अगर कॉर्पोरेट डेटर का अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट, मतलब अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफॉल्ट हुआ, अगर वो कंपनी के अगेंस्ट है तो सेक्शन 14 में कवर किया जा सकता है, बट उसके मैनेजर, उसके डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म नहीं होती, वो लाइबल रहेंगे, वो इससे डिस्चार्ज नहीं होंगे। ये सारी की सारी बातें उसने यहाँ पे लिखी है।
क्या बात सुन में आ रही है? तो मतलब डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब इतने सारे केस लोग के नाम ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें याद नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब यही लिखेंगे एज पर द रेलिवेंट केस लो, एज पर द रेलिवेंट केस लो या एज पर द लेटेस्ट केस लो, ठीक है ना, एज पर दी लेटेस्ट केस लो। आप रेलिवेंट की बजाय एज पर दी लेटेस्ट केस लो भी लिख सकते हो, रेलिवेंट केस लो भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हें याद है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी लिख सकते हो, कि इसका नाम याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बात सुन में आ रही है? पक्का पक्का जी। सर ये सारा मैटर एग्जाम में लिख के आना है? नहीं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, बट हाँ कम से कम मैटर 5 नंबर का तो बने, ठीक है ना, मैटर 5 नंबर का तो बने, ये बात ध्यान रखना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि आपने 2-3 लाइन में ही काम खत्म कर दिया कि नहीं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, काम खत्म, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ऑब्वियस सी बात है, इतना मैटर नहीं लिखना, बट कुछ मैटर जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिख के आना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी। तो एक बच्चे का डाउट है, डाउट अभी और आया है, तो रिया आप मेरे को ना एक बार क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन दिखा के आपका डाउट ले लूंगा जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ फटाफट से जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार यहां पे चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 क्या। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, मिस्टर रजत शर्मा an insolvency professional is proposed to be appointed as the interim resolution professional for the Orient Metal Limited. The following facts are revealed during the eligibility verification process. Mr. Rajat brother, उसका भाई जो है, is a non executive director of the board of Orient Metal Limited. मतलब उसका भाई उसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उस कंपनी में, ठीक है। मिस्टर रजत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, जो उसकी प्रोफेशनल एंटिटी है, RS Resolution LLP has provided legal advisory service worth 6% of its total turnover to Orient Metal Limited in the previous financial year. Okay. Mr. Rajat himself has no shareholding or direct pecuniary relation with the corporate debtor. ये तो ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। पहली बात तो यहां पर हमने पॉइंट किया था कि एलिजिबल तब होगा अगर वो अप्रूव हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने में, पर आपने पढ़ा होगा कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर आपने सीएल के अंदर पढ़ा हो कि अगर उसका रिलेटिव जो है, अगर उसका रिलेटिव जो है उस कंपनी में, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर की शिप के अंदर है, उसका रिलेटिव है, तो आप इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट ही नहीं हो सकते, आप यहां से बाहर हो गए। दूसरा फिर उसने बोला कि यहां पे 5% था, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर 5% से कम है टर्नओवर तो फिर गवर्नमेंट कह रही तुम इंडिपेंडेंट हो, बट अगर 5 या उससे ज्यादा है अगेन आप तो भी इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो आप इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो सिंपल सी बात है आप यहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते, बस ये पर ध्यान दो। अब उसने क्वेश्चन क्या है, इन द लाइट ऑफ रेगुलेशन 3(1) ऑफ IBBI फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन examine whether Mr. Rajat Sharma is eligible to be appointed as IRP of Orient Metal Limited. Answer is no. आंसर इज नो, वो यहां पे अपॉइंट नहीं हो सकता। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, तो पहले तो रेगुलेशन 3(1) के बारे में उसने बताया, फिर वो कह रहा है पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149, फिर वो रिलेटेड पार्टी ना हो, और फिर वही एम्प्लॉई ना हो, प्रोपराइटर ना हो, पार्टनर ना हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट का या कोस्ट ऑडिट का या सेक्रेटरियल ऑडिट का, फिर लीगल और कंसल्टिंग फर्म के बारे में बात करेंगे तो 5% और मोर अगर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब वही जो रेगुलेशन 3(1) आपने पढ़ी थी ना, सेम अपने यहां पे वो रेगुलेशन 3(1) आपने लिख के आनी है। अब इस केस में उसने क्या किया जी, IPE has provided consulting service to corporate debtor exceeding 5% of his gross turnover which violate regulation number 3(1). Hence, Mr. Rajat Sharma is not independent of the corporate debtor and is therefore ineligible to appointed as IRP, ठीक है, अंडर रेगुलेशन 3(1). Always check both the personal and professional connection of the insolvency professional and his entity with the corporate debtor. Even if one fail, the independence checks the IP become ineligible. मतलब एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो जाएगी ना, आप इनएलिजिबल हो जाओगे। इट मींस अगर एक सिंगल कंडीशन भी वो ब्रेक हो जाती है इंडिपेंडेंस वाली, आप इनएलिजिबल हो जाओगे। और यहां तो 2 कंडीशन फेल हो रही है, मतलब ना तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली कैटेगरी में आ रहा, दूसरा 5% और उससे ऊपर का जो बिजनेस है वहां से मिल रहा है उसको, तो 2 कंडीशन फेल है, वो तो वैसे यहां से बाहर हो गया जी। तो पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद देखो जी, अब यहां पे है रेजोमैक्स LLP इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है।
हैविंग 3 पार्टनर, विवेक मेहता, निशा जैन और अर्जुन पटेल, ये 3 पार्टनर है। विवेक मेहता इज प्रपोज टू अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर द गैलेक्सी इन्फ्रोकन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट निशा जैन, another partner in the same LLP, is a cost auditor of the Galaxy Infracon Private Limited for the current financial। ओहो, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं रहा जी। याद है ना कि आप जिस एंटिटी के मतलब आप पार्टनर हैं, उनके कोई पार्टनर, उनके कोई डायरेक्टर ऑडिटर ना हो, सेक्रेटरियल ऑडिट हो गया, कोस्ट ऑडिट हो गया, आप उसके ऑडिटर ना हो जी। नीदर मिस्टर विवेक मेहता nor his relative are such shareholding, employment or financial interest in Galaxy, ये तो ठीक है। The other partner Mr. अर्जुन पटेल has no connection with the company, ये भी ठीक है। बट ये प्रॉब्लम आ गई यार, ये प्रॉब्लम आ गई, ये पॉइंट नंबर 1 जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Examine whether Mr. Vivek Mehta is eligible to be appointed as a resolution professional for Galaxy, referring to the relevant provision of the IBBI, तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। यहां पे रेगुलेशन 3 वाली कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलेशन, पर्सन शैल नॉट बी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर इफ ही और एनी ऑफ हिज पार्टनर डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई, प्रोप्राइटर और पार्टनर, ए फर्म ऑफ ऑडिटर, कोस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेटर, और लीगल और कंसल्टिंग फर्म हैविंग ट्रांजैक्शन अमाउंट 5% और मोर ऑफ द फर्म ग्रोस टर्नओवर विद द कॉर्पोरेट डेटर इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे क्या, इन द प्रेजेंट केस Nisha Jain, one of the partner of Rezomax LLP, is the cost auditor of Galaxy, ठीक है। As per the above explanation, this criteria a direct conflict of interest and compromises independence. Even though Mr. Vivek Mehta himself has no relationship with the company, the independence test apply collectively to all partners of the IP, मतलब सबको हमें देख के चलना है। Therefore, since one partner of the IPE is not independent of the corporate debtor, the entire firm is rendered ineligible and Mr. Vivek Mehta cannot be appointed as RP in this company। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले केस का ना आप मुझे आंसर दोगे, या आप मुझे आंसर दोगे जी, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं, ये आंसर आप दोगे। कह रहा है सीओसी ऑफ ब्राइट टेक प्राइवेट लिमिटेड इन द फर्स्ट मीटिंग डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू द आईआरपी, मतलब उस आईआरपी को कंटिन्यू नहीं करना, ये डिसाइड हुआ। मिस्टर करण मेहता एंड इंस्टेड प्रपोज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस अदिति शर्मा एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इट वाज फाउंड दैट मिस अदिति शर्मा इज ए पार्टनर इन रेजो वैल्यू एलएलपी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी। ओके, another partner of Rezo Value LLP, Nitin Kumar, is currently advising one of the financial creditor of the Bright Tech Private Limited in the same CIRP. Okay. The COC obtained Miss Aditi oral consent. उसने oral consent to act as RP, but did not obtain written consent in Form AA before forwarding her name to NCLT. अब क्या क्वेश्चन है? Whether Miss Aditi Sharma can be validly appointed as RP? What duties or disclosure are expected from insolvency professional under IBBI in such situation? बताओ जी, आंसर बताओ। सारे बच्चे फटाफट से मुझे आंसर बता दें, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी बोलो। क्या अदिति यहां पे एलिजिबल है? हाँ जी, क्या अदिति यहां पे एलिजिबल है या नहीं है? बस ये बता दो। यस या नो? नहीं है ना, बिल्कुल। अच्छा, रिटर्न कंसेंट भी जरूरी है जी, रिटर्न कंसेंट भी यहाँ पे जरूरी है जी। जल्दी बोलो फटाफट से, रिटर्न कंसेंट भी यहाँ पे जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एक बार देखो, मतलब अदिति ने ओरल कंसेंट लिया और दूसरा उसका पार्टनर जो है, याद है, सेम सीआरपी के फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब दूसरी पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंडीशन भी तो ब्रेक हो रही है। अगर मान लो मैं ये बात कह रहा हूं, रिटर्न कंसेंट ले भी लेती तो भाई ये कंडीशन भी तो ब्रेक हो रही है। अब अगर ये कंडीशन भी ब्रेक हो रही है, दो कंडीशन ब्रेक हो रही है, तो आप तो एलिजिबल वाली कैटेगरी में आओगे ही नहीं। आप तो दोनों कंडीशन यहां पे फेल कर रहे हो, है ना। एक बार चेक करो जी, यहां पे चेक करो एक बार क्या लिखा है, फटाफट से जी आंसर चेक करो। आंसर देखो यहां पे क्या कह रहे हैं। तो आंसर वो कह रहा है एज पर रेगुलेशन 3(1)(a), ठीक है, डिसाइड द ईदर अपॉइंटेड आईआरपी
रिप्लेस द ये तो उसको या लेके आएंगे रिप्लेस करेंगे, बट रिटर्न कंसेंट इज स्टैट्यूटरी प्री रिक्विजिट फॉर फॉरवर्डिंग द रिकमेंडेशन टू एनसीएलटी। फर्दर 3.2 कहता है आईआरपी मस्ट मेक डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देयर आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दीज डिस्क्लोजर आर इंटेंडेड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रेगुलेशन 3.3 कह रहा है आप कंटिन्यू नहीं कर सकते इफ आईपीई और एनी ऑफ हिज पार्टनर डायरेक्टर रिप्रेजेंट एनी अदर स्टेक होल्डर इन द सेम प्रोसेस। दिस प्रोविजन एंश्योर दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंटेन न्यूट्रलिटी एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पार्टी। अप्लाइंग दिस प्रोविजन, अब यहाँ पे अदिति शर्मा, नितिन कुमार इज एडवाइजिंग ऑफ वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो कंडीशन ब्रेक हो गई। देयरफॉर अदिति कैन नॉट कंटिन्यू एज आरपी सीआरपी। Additionally, her appointment is procedurally defective as COC failed to obtain written consent in Form AA, which is mandatory under Regulation 3(1). Accordingly, Aditi Sharma जो है as RP would be invalid and COC must propose another independent insolvency professional after obtaining written consent in the prescribed Form AH। क्या बात समझ में आ रही है? डन। चलो अब अगली केस स्टडी भी आप करो। ये लो जी, एक बार पढ़ना है केस स्टडी, ये आप मुझे आंसर दो, खुद रीड करो, क्योंकि मैं पढ़ता रहूंगा ना फिर तो ऐसा लगेगा कि मेरा पेपर है। अब पेपर तो तुम्हारे है ना, खुद पढ़ो। हाँ जी, बोलो जी। क्या अपॉइंट कर सकते हैं जी? क्या अपॉइंट कर सकते हैं? यस या नो, यस या नो, यस या नो। नहीं कर सकते। अगर आप चेक करोगे एट द टाइम ऑफ हियरिंग इट कम्स टू नोटिस एनसीएलटी दैट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट मिस्टर राघव बिफोर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। अगर यहाँ पे चेक करोगे हम यहाँ पे वेयर द एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट सीआईआरपी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है या जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है वो नाम आगे देते हैं, रिकमेंड करते हैं, बट उनके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इस केस में क्या है, यहां पर जो है नाम दिया है सिंस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम बिफोर आईबीबीआई ही फेल्ड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 16(2). देयरफॉर एनसीएलटी कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर राघव एज द आईआरपी इन सच ए सिचुएशन। एनसीएलटी may make a reference to IBBI for recommending the name of another insolvency professional against whom no disciplinary proceeding are pending under section 16(3). Hence, NCLT must reject the appointment of Mr. Raghav and instead of seek IBBI recommendation for an eligible IRP। बस ये पर ध्यान दो। सर इफ वी डोंट राइट सेक्शन विल वी गेट मार्क्स? बिल्कुल जी। आप समझो मेरी बात को, अगर आप सेक्शन नहीं लिख के आ रहे, केस लो नहीं लिख के आ रहे, सही लिख के आ रहे हो, नंबर मिलेंगे, आधा एक नंबर कटेगा, इसके ऊपर नहीं कटेगा। सही लिखना बहुत जरूरी है, बट गलत सेक्शन लिखना और गलत केस लो लिखना वो तो सबसे ही गलत है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये भी क्वेश्चन आप पढ़ो, पहले तो ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ये यहां से, एक मिनट रुको जी, यहां तक ये क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार जी। लो जी,
आया था ऑनलाइन वाले वीडियो में, वैसे। हाँ जी। बोलो मेरे बच्चों। नीचे तो कुछ नहीं है, बस नीचे तो आंसर है बेटे इसका। नीचे तो आंसर है, क्वेश्चन यहीं तक है। क्वेश्चन यहीं तक है, आंसर तो उसका फटाफट से मुझे। बोलो भाई। वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन 16(3) एंड सेक्शन 16(4) ऑफ द कोड। बताओ जी। नोट वैलिड एज रिटन कंसेंट इज नॉट गिवन बाय प्रपोज आईआरपी। अच्छा, ओके, और बताओ जी, और बताओ। एक बच्चा कह रहा है 10 दिन। इधर सुनो ध्यान से, अब इधर सुनो। एक बात मेरे को बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है जी स्टार टेक components and operational creditor file an application under section number 9 of the insolvency and bankruptcy board for initiating CRP against Bright Light Electronics Private Limited before NCLT. In the application, ध्यान रखना, in the application स्टार टेक कंपोनेंट डज नॉट प्रपोज एनी नेम फॉर द आईआरपी। कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसको जरूरी भी नहीं है। ऑपरेशनल क्रेडिटर को जरूरी भी नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द एनसीएलटी मेक रेफरेंस टू आईबीबीआई ऑन 1 अगस्त 25 सीकिंग अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। अब रिकमेंडेशन आई 18 अगस्त को। अगर आपको याद आ रहा हो, आईबीबीआई 10 दिन में रिकमेंडेशन देता है। आईबीबीआई जो है वो नॉर्मली 10 दिन में रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, बट यहां पर रिकमेंडेशन जो है वो 17 दिन के अंदर आई है। एंड एनसीएलटी अपॉइंट मिस्टर विक्रम अरोड़ा एज आईआरपी बेस्ड ऑन दैट रिकमेंडेशन। अब वो कह रहे हैं क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। बट 10 दिन से ऊपर हो गया तो इट डजंट मीन कि उसको हम इनवैलिड करार दे देंगे, बट हाँ ये हम बोल सकते हैं कि उसने डिले की है, उसने टाइम में डिले किया है। देखो यहां पर क्या लिखा है जी, तो उसने वही लिखा है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर प्रपोज नहीं करेगा तो फिर तो हमें रिकमेंड करवाना पड़ेगा, अगर वो प्रपोज करेगा तो उसी को आईआरपी बना देंगे। फिर यहाँ पे 16(4) कहता है अपॉन रिसीविंग द रेफरेंस आईबीबीआई मस्ट रिकमेंड द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। इन दिस गिवन केस एनसीएलटी मेड अ रेफरेंस 1 अगस्त बट रिकमेंडेशन है 18 अगस्त को विच इज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिट 10 days, हेंस देयर हैज बीन डिले इन द रिकमेंडेशन। ये बात तो क्लियर है। Although NCLT has the power to appoint IRP based on the recommendation, the IBBI delay constitute procedural non-compliance with Section 16(4). The appointment of Vikram Arora as IRP would still valid in substance since the NCLT made the appointment based on IBBI. अगर वो appointment नहीं करता तो बातें अलग थी, अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं करता तो बातें अलग थी। उसने अपॉइंटमेंट कर दी है तो मतलब उसने उसको वैलिड मान लिया। And no disciplinary proceeding were pending, but IBBI failure to adhere the timeline in a procedural irregularity, not rendering the appointment void. Therefore, while the appointment of Vikram Arora as IRP is legally valid, the IBBI delay is not accordance with the time frame mandate under Section 16(4) of the code। ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर वाई 10 days। एक बात समझ, 10 दिन की लिमिट है। एक बात सुनना, हेलो ओए, सिंपल टिप्स सुन मेरी, थोड़ा सा डिफिकल्ट टिप्स सुन मेरे बच्चे।
सिंपल टिप्स को मैं डिफिकल्ट टिप्स बताता हूँ, डिफिकल्ट टिप्स को फिर सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। याद करो 7 दिन 14 दिन ये जो हमने पढ़े हैं ना वो सब रिकमेंडेटरी थे। ऐसे यहाँ पर 10 डेज की जो लिमिट है, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जी, प्रैक्टिकली वहां पे लिखा है मस्ट आपको रेफरेंस देने 10 दिन के अंदर, बट इट डजंट मीन कि अगर 10 दिन में नहीं दी तो अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो जाएगी। एनसीएलटी के पास पावर है ना अपॉइंटमेंट की, जब एनसीएलटी इसको अपॉइंट कर रहा है, वो अपॉइंट करने से मना नहीं कर रहा, तो फिर गवर्नमेंट कह रही ठीक है उसने डिले किया बट अपॉइंटमेंट थोड़ा वॉइड बोल दोगे। भाई आईबीबीआई के बाद अपॉइंट कौन करता है? एनसीएलटी। अगर एनसीएलटी चाहता तो रिजेक्ट कर सकता था ना। एनसीएलटी ये कह रिजेक्ट कर सकता था कि 10 दिन से ऊपर हो गए मैं नहीं करूंगा, तब हम कहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, अपॉइंटमेंट कर ली, तो फिर गवर्नमेंट ये बात बोलेगी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, मतलब अपॉइंटमेंट सॉरी वॉइड नहीं है, अपॉइंटमेंट वैलिड है, बट हाँ डिले जो है वो सही नहीं है कि 10 दिन के अंदर रिकमेंडेशन आनी चाहिए। जो रिकमेंडेशन नहीं आई है तो 16(4) का डिफॉल्ट है, बस ये पर ध्यान दो। क्या सिंपल टिप्स को डिफिकल्ट टिप्स थोड़ी सी समझ में आई है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब ये केस पढ़ो जी, ये केस पढ़ो, आपने मुझे इसका भी आंसर देना है जल्दी। ये लो जी, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और यहां तक खत्म है। हाँ जी, बोलो भाई, क्या बोर्ड की कंटेंशन सही है या नहीं है जी? हाँ नहीं, क्या बोर्ड की कंटेंशन सही है नहीं है जी? फटाफट से बोल दो। नाउ आईआरपी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि आईआरपी के पास अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ठीक है, आपको याद है मैंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो जाते हैं, पार्टनर सस्पेंड हो जाते हैं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास आती है? सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईआरपी के पास आती है, और आईआरपी ही इनकी देखरेख करता है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आईआरपी ही इनकी देखरेख करता है, बस ये पर ध्यान देना जी। ठीक है, तो वही बात उसने यहां पर बोली है। अब मुझे नहीं पता आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि जब तुम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते हो उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, इतनी केस स्टडी मैंने रेगुलर बैच में नहीं कराई वैसे। ठीक है, ये एक तरह से मेरे को तो लग रहा है रेगुलर बैच चल रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? बच्चा कह रहा हमें तो रेगुलर बैच से भी ज्यादा लग रहा है गाबा जी, ओ मेरे गाबा जी। चलो, इसके बाद भी तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, सारा बैच मेरा सफल हो जाएगा अगर तुम्हारे इसके बाद अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो जी यहाँ पे जी, तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 17(1)(b), देखो पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन एक्सरसाइज बाय द आईआरपी, मतलब पावर कौन एक्सरसाइज कर लेगा? आईआरपी एक्सरसाइज कर लेगा जी। ठीक है, अंडर सेक्शन 17(1)(c) ऑल ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द आईआरपी, प्रोवाइड ऑल एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। ये सब कुछ आईआरपी के पास आएगा जी, ये सब कुछ आईआरपी के पास आएगा। फिर वो कह रहे हैं इन द गिवन केस वंस राजेश खन्ना was appointed IRP on 1 August, management and operational control of ABC Infra automatically vested in him. The board power was suspended. Therefore, resolution passed by the suspended BOD sale of machinery has no legal validity and is ultra vires the provision of section number 17. ठीक है जी, अब उसके बाद अकॉर्डिंगली आईआरपी अलोन हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द सेल ऑफ एसेट अदर मैनेजमेंट मैटर ड्यूरिंग सीआरपी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर वेयर रिक्वायर्ड। बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक और है फटाफट से, तो ये भी देख लो यार, देखना एक बार जल्दी। हाँ जी, सही है भाई, जल्दी बताओ जी। क्या नेहा के पास राइट है या नहीं है? क्या नेहा की रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल जी, नेहा की रिक्वेस्ट 100% वैलिड है। देखो यहाँ पे जी, तो मिस्टर नेहा आर फुली अपॉइंटेड, आर ड्यूली अपॉइंटेड आईआरपी इज fully authorized to access all company records including books of accounts, bank statement and statutory document. The CFO and the statutory auditor are legally bound to cooperate and provide such information to her. Similarly, the bank is required to act only on the IRP instruction and it cannot insist on authorization from the suspended director. तो वो कह रहे हैं मिस्टर मिस नेहा रिक्वेस्ट इज लीगली वैलिड एंड नॉन कोऑपरेट बाय द सीएफओ और बैंक वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 17 फॉर विच एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अंडर द कोड। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा इधर सुनो ध्यान से, अब इधर देखो। अब ना यहाँ पे बहुत सारी केस स्टडी हैं, बहुत सारी हैं, तो मैं पहले ना तुम्हें सेक्शन 15 करवा रहा हूं, क्योंकि केस स्टडी आप एक बार घर से बाकी ट्राई कर लेना, ठीक है? मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा। ये देखो, एक केस स्टडी है, दो है उसके बाद, ठीक है? उसके बाद फिर आपका 3 केस स्टडी, 3 हो गई, फिर यहाँ पे 4, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे 5, 6, ठीक है, 7, 7 हो गया, 8 भाई साहब, 8 केस स्टडी आपके भी बची हुई है। तो एक बार वो, अब इतनी तो मैंने करवा दी है, आपको बेस समझ में आ गया कैसे करनी है। इसका पीडीएफ अभी मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। बची हुई सारी केस स्टडी एक बार फटाफट से देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना जी, ठीक है? अब एक बार पहले हम कर लेते हैं सेक्शन नंबर 15, जो आज का हमारा टारगेट था वो देख लेते हैं। आ जाओ सेक्शन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ, ठीक है? और सुनो, कल वाली क्लास में क्या करेंगे? कल वाली क्लास में अब देखो, सेक्शन नंबर 23 तक हमारा सारा हो गया विद केस स्टडी। तो कल वाली क्लास में हम यहां पे करेंगे सेक्शन नंबर 21 और 24, ये दोनों कलम करेंगे, ठीक है जी? कल हम करेंगे 21 एंड 24, या 21 24 नहीं यार, अभी तो मेरे ख्याल से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर भी कुछ सेक्शन अभी बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से एक सेक्शन बचा हुआ है और कुछ रेगुलेशन हमारी बची हुई है, ठीक है? चलो पहले ऐसा करेंगे, पहले 21 24 करेंगे। जो सेक्शन बचा हुआ है एक बार पहले वो देख लेंगे, फिर हम 21 24 करेंगे, ठीक है? फिर हम 21 24 करेंगे, ठीक है? चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आना जी, चेक करो। पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस, अच्छा आपको मैंने कल भी कहा था, संडे के जैसे हर संडे प्लीज केस स्टडी आप देना। ऐसा नहीं होता प्रीति, घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बेटे मेरे। हाँ, हर संडे केस स्टडी दूंगा। कितनी केस, पता है आपको पास अभी तक पता है कितनी केस स्टडी हो गई हैं? कम से कम मेरे को नाना करते भी लग रहा है 50-60 तो केस स्टडी हो चुकी होंगी। आप समझ नहीं रहे, पास होने का तरीका ये नहीं है कि आपको अलग अलग केस स्टडी करनी है। पास होने का तरीका ये है कि जो मैं केस स्टडी दे चुका हूं इतनी सारी, उसी को बार बार रिवाइज कर लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, हम क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी की तरफ ही नहीं जा रहे। आप एक बार चेक करना, काउंट करना, टोटल केस स्टडी कम से कम भी 50 से ऊपर तो पकते हैं। मैं 50 तो बहुत कम कह रहा हूं। आप इसको बार बार रिपीटेशन करो ना। जब मैं
पूरा सीआरपी करा दूंगा 32A तक, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है ना। अब मैं टेस्ट कब लूंगा? 32A के बाद, जब पूरा सीआरपी खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका टेस्ट लिया तो फिर उसका टेस्ट लूंगा। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। पब्लिक अनाउंसमेंट देखना यहां पे जी। सेक्शन 15 लिस्ट आउट द पर्टिकुलर दैट ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द CIRP फॉर द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटेन द सेक्शन प्रोवाइड दैट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द CIRP शैल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसका मतलब यह है कि पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या होता है। अच्छा, पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या होता है वो ध्यान सुना। पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या होता है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ना, आपको मैंने पहले भी कहा था, पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि अब हम पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं। कौन अनाउंस करेगा? IRP। IRP अपॉइंट हो चुका है, IRP सेक्शन 16 में अपॉइंट हो चुका है। अब IRP पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ चुकी है, तो सब लोग अपने क्लेम जमा करा दो। उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा वो पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर दिया जाएगा और लोगों से उनके क्लेम मंगाए जाएंगे। लोगों को बोला जाएगा ये कंपनी बिकने को तैयार है, ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ चुकी है, अब तुम उसके बेस पे काम करो। चेक करो वो क्या कह रहा है। कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, द सेक्शन प्रोवाइड दैट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ CIRP शैल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी अब ये बताने जा रहा है। पहला तो पहला वो कह रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। पहली बात, कॉर्पोरेट डेटर कौन सी कंपनी बिकने को तैयार है, उसका पूरा नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है अंडर CIRP, ये बताओ, पूरा डिटेल बताओ उस कंपनी के बारे में। दूसरा, नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। वही याद करो, मैंने ये तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर कहा था। कुछ कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती हैं, कुछ कंपनी अदर एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो वो किस एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, स्पेशल एक्ट उसके ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, उसके बारे में पूरा चिट्ठा जो है उनको बताओ। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम एज में बी स्पेसिफाइड। लास्ट डेट आपको अपने क्लेम कब तक जमा करवाने, जैसे ना जैसे विंडो ओपन होती है, जैसे तुम्हारी एग्जाम विंडो दोबारा से ओपन कर दी इंस्टीट्यूट ने, कितना बढ़िया काम कर दिया कि एग्जाम फॉर्म अभी बच्चे जमा करवा सकते हैं। तो उसने विंडो ओपन कर दी ना, एक लास्ट डेट रख दी कि यहां तक एग्जाम फॉर्म तुम जमा करवा सकते हो, यहां तक तुम्हारे पास टाइम है एग्जाम फॉर्म जमा करवाने का। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, हाँ भाई, जिसने पैसा लेना है यहां तक सारे लोग अपनी डेट जमा करवा देना, पैसे जमा करवा देना जो तुमने लेने हैं। ठीक है। डिटेल ऑफ द IRP हु शैल बी वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेटर एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द क्लेम। कौन बंदा IRP है जो सारे के सारे इस कंपनी की मैनेजमेंट देखेगा, सारे के सारे क्लेम रिसीव करेगा, उसकी पूरी डिटेल आप यहां पे मेंशन करोगे। आप यहां पे मेंशन करोगे। पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम। आप कोई मिसलीडिंग क्लेम, मतलब जानबूझ के मैंने 20 करोड़ रुपए लेने हैं, तूने लेने 20 रुपए नहीं है, जानबूझ के तू क्लेम जमा करा रहा है, मिसलीडिंग। या तूने 20 लाख लेने हैं, 20 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, लेने तूने 50 लाख रुपए है, तू कह रहा है मेरे को 5 करोड़ रुपए लेने हैं। तो फॉल्स क्लेम, मिसलीडिंग क्लेम अगर कोई बंदा जमा करा रहा है, उसकी क्या पेनल्टी होगी, ये भी पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर डेट ऑन विच द CIRP शैल क्लोज, किस दिन CRP खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो 180 डेज है, ठीक है, उसके बाद फिर 90 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है, 270 डेज हो गया, फिर हाईएस्ट 330 दिन तक चलेगा। तो ये पूरी की पूरी बातें बतानी पड़ेगी कि हमारा CRP जो यहां तक क्लोज होगा, ताकि सामने वाले को पता हो कि इसकी इंसॉल्वेंसी कब तक रिजोल्व होगी। विच शैल बी द 180th डे, वो आ गया ना 180th डे फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर 7, 9 और 10 एज द केस में बी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 15 है जी। अभी आपकी CR की बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने IBC की बुक से उठाया है, जो आपका इलेक्टिव पेपर है IBC का, उसके मॉड्यूल में यहां पर दिया हुआ है, तो मैंने वहां से उठाया है इसको। तो मोटा मोटी 6 बातें हमें पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर डिस्क्लोज करनी है। पहली बात तो कॉर्पोरेट डेटर का नाम और कंप्लीट एड्रेस हमें दिखाना है। दूसरा, वो किस अथॉरिटी में इनकॉर्पोरेटेड है, किस अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, उसकी पूरी डिटेल देनी है। तीसरा, क्लेम जिसको जमा कराने हैं, हाँ जी, गवर्नमेंट कहती है मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके शहर में पहली बार आप अपने सभी क्लेम जमा करवा दें, जिन जिन ने पैसा लेना है इस कंपनी से। आपके पास आपको मौका दिया जा रहा है, लास्ट डेट है दैट इज 30 अक्टूबर। हाँ जी, लास्ट डेट है
30 अक्टूबर। ये सारी बातें आपको लास्ट डेट बतानी है कब तक क्लेम जमा करवाना है। उसके बाद फिर आईआरपी जो इस कंपनी को संभालेगा, कंपनी के मैनेजमेंट को संभालेगा, उसकी पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी है। फिर जो बंदा, अब इसके अंदर ही बोलेगा, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो बंदा क्लेम गलत जमा कराएगा उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 लाख रुपए की पेनल्टी आपके हाथ में लगा दी जाएगी। आप अपने क्लेम जमा करवाएं तो बहुत ध्यान से जमा करवाएं, मेहरबान कदरदान साहिबान। तो ये सारी बातें बताई जाएंगी, क्या पेनल्टी लगेगी ये भी बतानी पड़ेगी। और फिर कब सीआरपी खत्म हो जाएगी, दैट इज 180th डेज। ठीक है ना, 180th डे में सीआरपी खत्म हो जाएगी। कब से, जब सीआरपी कमेंस हुई वहां से 180th डे निकाल लो, यहां पर हमारी सीआरपी खत्म हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 15 यहां पे निकल के आ रहा है। आई होप आपको समझ में आता है, पक्का पक्का। तो ये हमारा 15 निकल के आ रहा है जी। अब यहां पे सुनो ध्यान से, 16 हमने कर लिया। अब मोटा मोटी ना मेरे ख्याल से 1 से लेके 23 तक के सेक्शन सारे खत्म हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 1 से लेके 23 तक के सेक्शन हमारे सारे खत्म हो गए हैं विद क्वेश्चन। अब तुम ये नहीं कह सकते हमने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना। 1 से लेके 23 तक के सेक्शन हमारे खत्म हो गए हैं विद क्वेश्चन, हमारे खत्म हो गए हैं। 21 हमारा बचा है, बस इसमें से 21 बचा है, 24 बचा है जो हमारा सीओसी का है, जो हमारा सीओसी का। उसके बाद 25 वो है ड्यूटीज ऑफ आरपी। जो याद है हमने आरपी वाला सेक्शन कर रहे हैं, अभी हम आरपी वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसमें आरपी की कुछ ड्यूटीज है, तो वो ड्यूटीज पहले हम कल डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 में। उससे रिलेटेड कुछ आपकी रेगुलेशंस भी हैं। और फिर हमारा 21 और 24 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 17 तारीख तक हमारी क्लास होगी, 18 से 22 तारीख तक आपकी छुट्टी होगी दिवाली की। तो मैं कोशिश करूंगा, 17 है ना, तो 17 आ रहा, 14 15 16 17, तो 17 तारीख तक मैं तुम्हारा सेक्शन नंबर 1 से 25 तक पूरे खत्म करवा दूंगा जी विद क्वेश्चन। मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूं कि 1 से 25 तक के सभी सेक्शन विद क्वेश्चन हम 17 तारीख तक कवर कर लेंगे जी। फिर जब 22 को मैं आऊंगा तो फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे जी। और आपने पता क्या करना है, जब छुट्टियां होंगी ना दिवाली की, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट 27 लेक्चर हमारे हो जाएंगे तब तक। तो जितनी भी केस स्टडी हमने इन 27 लेक्चर में की है, एक बार फटाफट से रीड कर लेना। ऐसा ना हो कि आगे करते जाए पिछला भूलते जाए। तो थोड़ा सा दिमाग में टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। चलो डन। तो फिर बाकी मिलेंगे कल सुबह, मिलते हैं जी। कल हम सुबह मिल रहे हैं 9:15 बजे जी। कल हम फिर मिल रहे हैं सुबह 9:15 बजे। और कल इसको हम पैकअप करेंगे जी अपना। कल हम करेंगे सेक्शन नंबर 25, ये हम कंप्लीट करेंगे। उसकी कुछ रेगुलेशंस हैं, तो जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो भी हम खत्म कर लेंगे कल वाली क्लास में। देन फिर 21 एंड 24 के ऊपर आएंगे जी। हाँ, टाइम सेम होगा जी, टाइम अभी आपका सेम चलेगा, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हो सकता है मैं 22 तारीख को 22 तारीख से तुम्हारी क्लास के टाइमिंग 8:30 भी कर दूं, बट अभी के लिए टाइम आप 9:15 मान के चलो। केस स्टडी मैं भी भेज रहा हूं जी, केस स्टडी भेज रहा हूं अभी, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।